नमस्कार, सत श्री अकाल। ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। मैं दीपक शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर में असिस्टेंट प्रोफेसर। आज का मेरा टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन, मूत्र निर्माण। आप जानते ही हैं कि हमारे शरीर में नाइट्रोजिनस अपशिष्ट पदार्थ यूरिया जो मुख्य होता है उसको उत्सर्जित करने की जो तरीका है वह मूत्र के द्वारा होता है और मूत्र के बनने की प्रक्रिया ही मूत्र निर्माण कहलाती है। वैसे तो उत्सर्जन हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों के रूप में अन्य भागों से भी होता है, जैसे श्वसन तंत्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मल पदार्थों के द्वारा, फीकल मटेरियल के द्वारा भी अपशिष्ट पदार्थों में नाइट्रोजन और अन्य पदार्थों का उत्सर्जन होता है। परंतु जो यूरिन के फॉर्म में मुख्य रूप से यूरिया का जो उत्सर्जन होता है, उस प्रक्रिया को हम उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत यूरिन फॉर्मेशन प्रक्रिया के अंदर पढ़ते हैं। तो यूरिन कैसे बनता है इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। देखिए, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को आप 3 चरणों में बांट सकते हैं। पहली जो प्रक्रिया है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन की संरचना आपने देखी है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बता देता हूँ, वह होती कहाँ पर है। यह वृक्क के अंदर यानी नेफ्रॉन के अंदर, जो वृक्क यानी किडनी के अंदर पाए जाते हैं, उसके द्वारा संपन्न की जाती है। यानी किडनी के अंदर उपस्थित नेफ्रॉन द्वारा मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यानी जो मोमेंट संपुट होता है ये वाला, उसके अंदर रक्त केशिकाओं का जाल होता है जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस, और उन ग्लोमेरुलस के द्वारा ही फिल्ट्रेशन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो इसका पहला चरण है, वह संपन्न किया जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रक्रिया के अंतर्गत अल्ट्रा मतलब बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, फिल्ट्रेशन यानी छानना, निस्यंदन करना। तो हमारे रक्त को इस ग्लोमेरुलस के द्वारा मोमेन संपुट के अंदर छाना जाता है और इस प्रक्रिया में छलनी का काम करता है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, आगे मैं बताऊंगा। फिर सेकंड स्टेप है कि बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थों के साथ उनसे भी कई गुना ज़्यादा मात्रा में काम के पदार्थ भी निकलते हैं और वह सारे के सारे निकलकर इस गुहा में आ जाते हैं। और इस गुहा में अब इन काम के पदार्थों को अवशोषित करना जरूरी है, नहीं तो शरीर में उत्सर्जन क्या हो गया, शरीर की काम की चीज़ें भी सारी शरीर से निकल जाएगी। तो उन काम की चीज़ों को पुनः अवशोषित करना पड़ता है और यह प्रक्रिया सेकंड चरण यानी ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के द्वारा की जाती है। इसमें जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट निकलता है उसमें से काम की चीज़ों को अवशोषित करते हैं। तीसरा चरण है कि इन 2 चरणों के बावजूद भी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो मोमेन संपुट के अंदर फिल्टर नहीं हो पाते हैं, किसी भी कारण से वो फिल्टर नहीं हो पाते, तो उनको आगे नली के अंदर इस जो पास में जो रक्त वाहिनी बताई हुई है एफरेंट, इसमें से निकलकर इस नेफ्रॉन की ल्यूमेन में आना, इसकी गुहा में आना, उन पदार्थों को जिनको शरीर से निकाला जाना है। तो यह प्रक्रिया तीसरे चरण यानी ट्यूबुलर सिक्रेशन के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे यूरिन फॉर्मेशन में 3 चरण हैं, परंतु जो पहला चरण है उसका हम संक्षिप्त में वर्णन कर रहे हैं। देखिए, ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है क्या? मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट, जो जल में घुले हुए खनिज लवण हैं और जो पोषक पदार्थ है जो उसमें घुले हुए सॉल्यूट, ऑल सॉल्यूट जो हमारे रक्त में होते हैं, वो रक्त में से उन पदार्थों का निकलकर कहाँ से, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर जो रक्त है वहाँ से निकलकर किस में आना,
बोमेन कैप्सूल के अंदर, और किसके माध्यम से आना, पासिंग थ्रू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर। जो बोमेन संपुट के अंदर फिल्ट्रेशन बैरियर है, एक छलनी का काम करती है, उसके द्वारा क्रॉस करते हुए रक्त में से जल एवं उसमें घुलित पदार्थों का आपके ग्लोमेरुलस में पहुंचना, ये कहलाता है ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन। और इस प्रक्रिया के द्वारा जो मटेरियल बोमेन संपुट के द्वारा जो गुहा में आता है, नेफ्रॉन की गुहा में आता है, उसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, परानिस्पंदक। और यह परानिस्पंदक पूरी तरह से नहीं परंतु काफ़ी हद तक रक्त की प्लाज्मा से मिलता जुलता होता है, परंतु एक अंतर होता है कि इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में रक्त की प्लाज्मा प्रोटीन इसमें मौजूद नहीं होती है। प्लाज्मा प्रोटीन क्यों नहीं होती है, आगे की स्लाइड में मैं बता दूंगा। देखिए, जिस दर से परानिस्पंदक यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेट बोमेन संपुट की गुहा में फिल्ट्रेशन के द्वारा आता है, या ये कहें कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है जिस दर से बनता है, उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, परानिस्पंदक निर्माण दर या परानिस्पंदक निस्यंदन दर। ठीक है, और इसकी दर कितनी है, प्रति मिनट दोनों किडनीज के द्वारा 125 ml बनता है। और यदि 24 घंटों की काउंटिंग करें, 125 ml एक मिनट में आता है, तो आप देख सकते हैं कि 24 घंटे में इंटू 60 मिनट मतलब 3600 सेकेंड, या ये कहते हैं 24 इंटू 60 मिनट जो है उसके अंदर वह कितना बनेगा, वह है 180 लीटर, यानी पूरे 24 घंटे में वह 180 लीटर बनता है। इतना तो हमारे शरीर का वॉल्यूम ही नहीं है, परंतु इनमें से रीअब्जॉर्प्शन की क्रिया द्वारा पुनः काफ़ी कुछ अधिकांश मात्रा 99% अवशोषित हो जाती है। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी जो परानिस्पंदक जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट है, वह जिस दर से आता है उसको निर्धारित कौन करता है, यह निर्धारित होता है जो ग्लोमेरुलस, जो बोमेन संपुट के अंदर जो गुच्छा होता है रक्त केशिकाओं का, उसके अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का बोमेन संपुट की गुहा के अंदर जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है उनके डिफरेंस के माध्यम से निर्धारित होता है। आगे स्लाइड में देखते हैं। अब ये प्रेशर किस तरह से काम करते हैं आप देख सकते हैं। ये मैंने एक सांकेतिक डायग्राम बनाया है। इस सांकेतिक डायग्राम में यह जो संरचना है आप देख सकते हैं, ये तो है बोमेन संपुट, और इसके अंदर ये जो जा रही है संरचना वह है एफरेंट और इफरेंट केशिकाओं का गुच्छा। एफरेंट आती है अंदर, गुच्छा बनाती हैं और रक्त केशिकाओं का, और बाहर की तरफ जो इफरेंट यानी अपवाही रक्त केशिका जाती हैं। इसके अंदर जो मोटाई और पतलाई यानी एफरेंट मोटी होती है, इफरेंट पतली होती है, तो अल्टीमेटली आउटपुट कम होगा। आउटपुट कम होगा तो इसके भीतर यानी भीतर कहाँ, ग्लोमेरुलस की केशिकाएं, बोमेन संपुट के अंदर जो केशिकाएं उनके ऊपर अत्यधिक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बनता है, और यह हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर परानिस्पंदन दर को फेवर करता है, यानी उसको अधिक बढ़ाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाता है। दूसरा जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है बोमेन संपुट के अंदर, वह इसका विरोध करता है। मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है ये पूरे ढंग से। और तीसरा जो है कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि रक्त के अंदर जो केशिकाओं के अंदर रक्त है उसके अंदर उपस्थित प्लाज्मा प्रोटीन के कारण होता है, वह भी इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के अपोज करता है। यानी अगर हम बात करें कि वास्तव में फेवर कौन करता है परानिस्पंदन दर को, तो एक ही प्रेशर है जो बोमेन संपुट के अंदर जो उपस्थित ग्लोमेरुलस है केशिकाओं के अंदर, यानी ग्लोमेरुलर के अंदर
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वह ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाता है, यानी उसको पॉजिटिवली बढ़ाता है, जबकि जो दोनों हैं संपुट के अंदर, बोमेन कैप्सूल के अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो नकारात्मक असर डालता है, और कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ये भी जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो ग्लोमेरुलस के अंदर है, रक्त केशिका के अंदर है, उसको रोकता है। तो इस प्रकार से जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना बचेगा आप देख सकते हैं। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बराबर ग्लोमेरुलस के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में से घटाना पड़ेगा संपुट के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और उसमें से फिर घटाना पड़ेगा रक्त केशिकाओं के अंदर ऑस्मोटिक जो कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको घटाना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यूज आएगी 70 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 20 मिलीमीटर ऑफ Hg। यह नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है, अर्थात नेट परानिस्पंदन प्रेशर दाब जिसके कारण अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अब बोमेन संपुट के अंदर कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर 0 होता है, जिसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि बोमेन संपुट के अंदर प्रोटीन आते ही नहीं है, छिनते ही नहीं है। तो प्रोटीन के अभाव के कारण जो बोमेन संपुट के अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेट है इकट्ठा हो रहा है, प्रानिस्पंदक इकट्ठा हो रहा है, उसके कारण किसी भी प्रकार का ऑस्मोटिक प्रेशर लागू नहीं हो पाता है। नेट फिल्ट्रेशन के बारे में मैंने बता दिया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से क्यों छनते हैं। इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के डिफरेंसेस के कारण एक प्रेशर बनता है जिसके कारण फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से अल्ट्रा फिल्ट्रेट छन कर, कहाँ से, रक्त केशिकाओं से छन कर बोमेन संपुट की गुहा में पहुंचता है। इसे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से मैंने बताया था कि प्रतिदिन 24 घंटे में 24 इंटू 60 मिनट यानी बहुत सारे मिनटों में पूरे दिन में 180 लीटर अल्ट्रा फिल्ट्रेट बनता है। तो बात आती है कि हमारा शरीर तो इतना वॉल्यूम का है ही नहीं, यदि सारा का सारा इस तरह से निकल जाए तो शरीर में बचेगा क्या? ऐसा नहीं होता है। शरीर पुनः यानी नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल जो है पुनः काम के पदार्थों को अवशोषित करती है, जिसे कहते हैं ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। और कितना हद तक 99% तो वो अवशोषित कर लेती है पुनः काम की चीज़ों को। केवल और केवल 1.5 लीटर मात्रा ही निकल पाती है यूरिन के फॉर्म में। और ट्यूब्यूलर एपिथेलियल जो है, जो नेफ्रॉन की ट्यूब्यूलर एपिथेलियल है, इस अवशोषण की प्रक्रिया को सक्रिय विधि द्वारा भी और निष्क्रिय विधि द्वारा भी अवशोषित करती है। अब बात आती है कि ये सक्रिय विधि और निष्क्रिय विधि क्या है। तो सीधी सी बात है, जब पदार्थों का यानी जो जल जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट बना है उसमें विभिन्न घुलित पदार्थ, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे सोडियम हो, पोटेशियम हो, जल हो, उनका यदि सांद्रता प्रवणता के अनुसार विस्तरण होता है, अवशोषण होता है रक्त की ओर, तो वो तो होता है निष्क्रिय। और यदि वह सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है तब होती है सक्रिय। अब सक्रिय भी 2 प्रकार से होता है, सक्रिय अवशोषण भी 2 प्रकार से होता है। ये इसके एक उदाहरण से मैं समझाना चाहूँगा कि जैसे एक शादी में आपको इनविटेशन मिलता है, तो इनविटेशन के कारण आप शादी में खाना खाने जाते हैं, तो आपको तो बुलाया गया है, तो एक तरह से आप इनवाइटेड हो। परंतु आपके साथ साथ यदि कोई एक फ्रेंड भी जाता है जिसको बोनस में खाना मिलता है, तो ये समझ लीजिए 2 डिग्री एक्टिव, यानी जैसे 2 डिग्री एक्टिव में क्या होता है कि अवशोषण के अंदर परासरण सक्रिय अवशोषण में कि एक जो रासायनिक पदार्थ अवशोषण सामान्य रूप में सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है। तो सांद्रता प्रवणता के अनुसार अवशोषण होने के दौरान उससे कुछ ऊर्जा रिलीज होती है। उस ऊर्जा का उपयोग कर उसके साथ साथ ही दूसरा एक अन्य रासायनिक पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विपरीत अवशोषित हो जाता है। इसे कहते हैं 2 डिग्री, जो सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट द्वारा होती है। तो
तो इस प्रकार से 2 डिग्री एक्टिव अवशोषण होता है, जबकि 1 डिग्री एक्टिव अवशोषण वह अवशोषण होता है जिसमें सांद्रता प्रवणता के खिलाफ मॉलिक्यूल को एटीपी खर्च करके अवशोषित किया जाता है, यानी सीधे तौर पे ऊर्जा खर्च करके अवशोषित किया जाता है। वहाँ पे प्रत्यक्ष तौर पर प्रोटीन अणु एटीपी अथवा अन्य ऊर्जा के संसाधन का उपयोग कर सांद्रता प्रवणता के विपरीत ले जाते हैं, जबकि 2 डिग्री में एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट जैसे सोडियम ग्लूकोज पंप जो सोडियम के साथ साथ ग्लूकोज को ले जाते हैं, वो तो मैंने बताया। एंटीपोर्ट और भी होते हैं जिसमें एनर्जी खर्च नहीं की जाती है, एनर्जी को सांद्रता प्रवणता के अनुसार एक को ले जाते हैं, उसके रिलीज होने के कारण उसकी फलस्वरूप कुछ रिलीज एनर्जी होती है, वह दूसरे पदार्थ को मूवमेंट कराने में सपोर्ट करती है। तो ये एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म थी, इनके द्वारा अवशोषण होता है। सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम आदि जो है फिल्ट्रेट से सक्रिय रूप से अवशोषित होते हैं। जो बड़े मॉलिक्यूल हैं और जो चार्ज्ड हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, जो आयन हैं, उनको तो सक्रिय विधि द्वारा अवशोषित किया जाता है, जबकि वाटर और अन्य नाइट्रोजनस पदार्थों को वाटर को तो निष्क्रिय रूप में भी किया जाता है, परंतु कुछ नाइट्रोजनी वेस्ट, कुछ मात्रा में यूरिया को भी पुनः अवशोषित किया जाता है थोड़ी मात्रा में। यहाँ पर ये अलग बात है कि अधिकांश यूरिया तो निकल जाता है, कुछ को थोड़ा बहुत रक्त में वापस अवशोषित किया जाता है। पानी का तो रीअब्जॉर्प्शन जो है पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन के अंदर अधिकांश रूप में हो जाता है। इस डायग्राम से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से होता है। तो नेफ्रॉन के अंदर इस प्रकार से देखिए, इस डायग्राम में मैंने काफ़ी कुछ इसी डायग्राम में लिख दिया है पुनरावशोषण के रूप में। नेफ्रॉन की संरचना हम जानते हैं कि मेलपीजियन बॉडी अर्थात बॉम्बेन संपुट और ग्लोमेरुलस दोनों को संयुक्त रूप से कहते हैं। उसके बाद में इसके अंदर जो संरचना होती है समीपस्थ कुंडलित नलिका, फिर हेनले लूप, इसके बाद में ये दूरस्थ कुंडलित नलिका और ये संग्राहक नली। हेनले लूप की भी भागे दो, एक अवरोही भुजा और आरोही भुजा। आरोही में भी नीचे का जो पोर्शन है पतली भुजा वाला है और ऊपर का मोटी दीवार वाला भाग है। तो इन सब के अंदर कुछ अलग अलग तरीके से अवशोषण होता है। देखिए, जो ग्लोमेरुलस के अंत से निकला हुआ फिल्ट्रेट सबसे पहले कहाँ आता है? बॉम्बेन संपुट से समीपस्थ कुंडलित नलिका में। यहाँ पे अत्यंत तीव्र रूप से बहुत ही तेजी से अवशोषण होता है विभिन्न प्रकार के पदार्थों का। और यहाँ पे मैंने मात्रा भी लिख दी है कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अर्थात समीपस्थ कुंडलित नलिका में कितना 65%, देखिए 100 में से 65% भाग यानी आधे से ज़्यादा तो इसी समीपस्थ कुंडलित नलिका में अवशोषण हो जाता है। किन किन का? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट और वाटर का। यानी इन सब पदार्थों की 65% मात्रा तो छोटे से प्रारंभिक भाग में ही अवशोषित हो जाती है। और इनका किस तरह से अवशोषण होता है ये मैंने पहले ही बता दिया है। जो चार्ज पार्टिकल हैं सोडियम, पोटेशियम और जो बड़े मॉलिक्यूल हैं ग्लूकोज, इनको तो सक्रिय विधि द्वारा करेंगे। अब वो 1 डिग्री है या 2 डिग्री है ये अलग बात है, परंतु हो जाते हैं अधिकांश रूप में। इसके अलावा 100% मात्रा यानी जितना ग्लूकोज अल्ट्राफिल्ट्रेट में आता है वो पूरा का पूरा समीपस्थ कुंडलित नलिका में अवशोषित हो गया। और पूरा का पूरा ही अमीनो एसिड भी, यानी जो प्रोटीन के जो संगठक इकाई है अमीनो अम्ल, जो शरीर से वेस्ट नहीं होना चाहिए, उसको समीपस्थ कुंडलित नलिका में 100% अवशोषित कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि समीपस्थ कुंडलित नलिका बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से
अधिकांश मात्रा 65% काफ़ी कुछ मात्रा की और कुछ पदार्थों की 100% मात्रा को अवशोषित कर लेती हैं। अब आगे का डायग्राम समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसकी संरचना। ये जो समीपस्थ और दूरस्थ कुंडलित नलिका है, यह कॉर्टेक्स रीजन में होती है, जबकि बाकी का भाग आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने रेडिश कलर से दिखाया हुआ है, ये वाला भाग ये मेड्यूला का है। ऊपर का जो संरचना है वह आप देख सकते हैं कि हल्की है, आउटर मेड्यूला, जिसकी सांद्रता इसके अंदर जो उत्तक होते हैं उनके अंदर सांद्रता प्रवणता थोड़ी तुलनात्मक कम होती हैं, परंतु जैसे जैसे गहराई में इनर मेड्यूलम जाते हैं वहाँ सांद्रता बढ़ती जाती है। तो एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि जैसे जैसे हेनले लूप गहराई में जा रहा है उसको अधिक सांद्रता वाले उत्तक चारों ओर से मिल रहे हैं। यानी हेनले लूप जितना ज़्यादा गहरा होगा उसमें से सांद्रता प्रवणता के अनुसार इस हेनले लूप से पानी ज़्यादा बाहर निकलेगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि सांद्रता प्रवणता के अनुसार यहाँ पर मूत्र के सांद्रण की क्रियाविधि संपन्न होती है। कैसे, देखिए, अब यहाँ पे कुछ खास बात है। मैं हेनले लूप की जो संरचना है उसके बारे में बताता हूँ आपको कि हेनले लूप जो है उसकी दो भुजाएं, एक तो अवरोही भुजा में से जल के 15% भाव का अवशोषण हो जाता है। देखिए 65 तो पहले हो गया, 15 और हो गया, टोटल कितना हो गया 65 और 15, 80% जल जो है हेनले लूप के अंदर, हेनले लूप तक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में से अवशोषित हो जाता है। और ये पैसिवली क्यों हुआ, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आता है वैसे वैसे मेडुला की सांद्रता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे अवरोही भाग से पानी निकलता जाएगा परासरण प्रक्रिया द्वारा, और इस सांद्रता प्रवणता के अनुसार जो परासरण के द्वारा जो जल अवशोषित होता है वह डिसेंडिंग लिम्ब तक ही होता है, अवरोही भुजा तक ही होता है। या एक बात और है कि किसी भी प्रकार से अवरोही भुजा में साल्ट का अवशोषण नहीं होता है। होगा भी कैसे, क्योंकि यहाँ बाहर ऑलरेडी साल्ट ज़्यादा है, भीतर इस हेनले की अवरोही भुजा के अंदर साल्ट कम है, तो ऑटोमेटिकली होना नहीं है। तो इसका असर क्या होगा कि हेनले लूप की अवरोही भुजा में पानी लगातार निकलता रहेगा, साल्ट अंदर ही पड़ा है, यूरिन के अल्ट्रा फिल्ट्रेट जो अंदर प्रोसीड हो रहा है उसके अंदर से पानी निकला जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, पानी लगातार निकल रहा है, साल्ट उसी के अंदर पड़ा है, तो सांद्रता बढ़ती जाएगी, निश्चित तौर पे सांद्रता बढ़ती जाएगी। अब बात आती है आरोही भुजा की। अब आरोही भुजा के अंदर खासियत क्या है, पानी की 0% मात्रा अवशोषित होती है। मतलब ये जो आरोही भुजा है वह जल के लिए अपारगम्य है। इसकी जो दीवार है किसकी, आरोही भुजा की, वह जल के लिए अपारगम्य है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब वापस ऊपर जाएगा तो इसमें से कहीं वापस जो ऊपर की ओर सांद्रता कम हो रही है मेडुला में, कॉर्टेक्स में, तो मेडुला के अंदर जो सांद्रता कम होगी ऊपर की ओर जाते समय यूरिन, तो यहाँ से वापस पानी अंदर नहीं आ जाए। इसलिए प्रकृति ने इसकी संरचना ही कुछ इस तरह से बनाई है कि आरोही भुजा के अंदर जल की अपारगम्यता होती है। तो फिर सांद्रता का, मूत्र का सांद्रण कैसे होगा, ये वैसे होगा कि इनके अंदर से सोडियम क्लोराइड का अवशोषण किया जाए। जैसे जैसे ऊपर जाएगा, चूँकि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट अवरोही भुजा से आया है उसमें सोडियम क्लोराइड ज़्यादा है, मालूम है ना आपको। अवरोही भुजा में जाते समय पानी निकलता गया था, सोडियम साल्ट बढ़ गए थे, सोडियम क्लोराइड, परंतु आरोही भुजा के अंदर जो अतिरिक्त सोडियम क्लोराइड है उसको भी अवशोषित किया जाता है। ये ठीक वैसी बात है कि पहले आपके पास दो चीज़ें हैं, आपके पास पानी भी है और शक्कर भी है, तो और टोटल मात्रा आपकी लिमिटेड उतनी ही होनी चाहिए, दोनों का एक संतुलन होना चाहिए। पहले आपसे पानी मांग लिया तो आपके पास ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, शक्कर ज़्यादा होगी, और फिर आपसे ग्लूकोज मांग लेते हैं तो हम कहेंगे आपके पास तो परसेंटेज तो वो का वही है। यानी हेनले लूप में पहले पानी निकाल लिया, फिर आरोही भुजा के अंदर सोडियम क्लोराइड को निकालते हैं। यहाँ पे एक और बात है
कि आरोही भुजा के पतली जो दीवार वाला जो सेक्शन है निचला, इसके अंदर सोडियम क्लोराइड पैसिव रूप से, निष्क्रिय रूप से अवशोषित होगा। क्यों? क्योंकि आउटर मेडुला इसको रिसेप्ट करने के लिए तैयार हैं, और जब आरोही भुजा में आने से पहले उसके अंदर यूरिन जो बन रहा है आंशिक रूप से बना हुआ, उसमें सोडियम क्लोराइड ज़्यादा है। परंतु अपर सेक्शन में सोडियम क्लोराइड को एक्टिवली अवशोषित किया जाता है, सक्रिय रूप से ऊर्जा खर्च कर अवशोषित किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आरोही और अवरोही भुजा में एक बड़ा ही कोऑर्डिनेशन है। पहले पानी निकाला, फिर साल्ट निकाला। पहले पानी निकालने से यूरिन कंसंट्रेट होगी, सोडियम क्लोराइड ज़्यादा हुआ, फिर वापस साल्ट निकाल के अल्टीमेटली यूरिन की कंसंट्रेशन को वापस कम किया जाता है। क्यों? क्योंकि अब इसको कॉर्टेक्स के अंदर आना है। अगर सांद्रता ज़्यादा होगी तो वापस से पानी इसके अंदर आ जाएगा, तो हमारी जो यूरिन फॉर्मेशन की प्रक्रिया है निष्प्रभावी हो जाएगी। ऐसा नहीं हो, इसलिए पहले सांद्रता बढ़ाई पानी निकाल कर, फिर उसमें से जितना आवश्यक है उतना सोडियम क्लोराइड को अवशोषित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आरोही भुजा के अंदर, आरोही भुजा के अंदर 25% सोडियम क्लोराइड अवशोषित हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 65% तो पीसीटी समीपस्थ कुंडलित नलिका में, और 25% यहाँ पर 65 और 25 कितना हो गया 90, यानी 90% सोडियम क्लोराइड अवशोषित हो गया, और 65 और 15 पानी, जो 65% पानी जो है वो भी अवशोषित हो गया आपके 65 और 15। ठीक है। जो शेष 20% है उसको दूरस्थ कुंडलित नलिका में से अवशोषित किया जाता है। 10% सोडियम क्लोराइड में से जितना भी अवशोषित किया जाना है सोडियम, वह भी डिस्टल ट्यूब्यूल यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका के अंदर होता है। परंतु कितना अवशोषित करना, देखिए यूरिन में भी कुछ मात्रा में पानी तो होना ही चाहिए और सोडियम क्लोराइड भी होगा। अब इसकी मात्रा निर्धारित होती है हार्मोन के द्वारा। कौन कौन सा हार्मोन? एल्डोस्टेरोन द्वारा 10% में से जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार अवशोषित कर लिया जाता है। अगर शरीर में ऑलरेडी ज़्यादा है तो उनको कम अवशोषित किया जाएगा, और यदि शरीर में पानी की मात्रा कम है तो ईडीएच के प्रभाव में बहुत ज़्यादा पानी अवशोषित किया जाएगा। तो इस प्रकार से हार्मोन के प्रभाव में अल्टीमेटली यहाँ पर तय होता है कि कितना अवशोषित किया जाना है पानी और साल्ट। तो यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन का जो फाइनल स्टेप्स है उसको तय किया जाता है। अब यहाँ से आगे देखते हैं कि संग्राहक नलिका वापस यहाँ पर आती है, किसमें? मेडुला रीजन में। तो यूरिन को और अधिक गाढ़ा बनाया जा सकता है, क्योंकि मेडुला रीजन में सांद्रता, प्रवणता, नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। तो फाइनली इस संग्राहक नली में थोड़ा बहुत पानी अवशोषित हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि पानी की अधिकांश मात्रा अवशोषित हो जाती है। सामान्य तौर पर केवल और केवल 0.3%, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट में टोटल 100% पानी आया था उसका 0.3% भाग ही उत्सर्जित हो पाता है यूरिन में, और वह यूरिन की मात्रा के साथ में निकल जाता है। तो इस प्रकार से इस डायग्राम को आप स्क्रीनशॉट खींच लें, ताकि आपको ये काफ़ी कुछ कहानी बयान करने वाला डायग्राम है। लास्ट टॉपिक है ट्यूब्यूलर सिक्रेशन, नेफ्रॉन की नलिका द्वारा स्रावण। यहाँ पे इस डायग्राम मैंने बताया भी था, ये जो गोले की हुई संरचना है ये उत्सर्जन की भाग है। मुख्य रूप पे समीपस्थ और दूरस्थ कुंडलित नलिका के अंदर श्रवण होता है, उत्सर्जन ना बोले, श्रवण बोले, यानी जो पदार्थ इसमें बच गए हैं, जो उत्सर्जन नेफ्रॉन के अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया के दौरान के बावजूद भी रक्त में मौजूद रहते हैं और या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से नहीं निकल सकते हैं, तो उनको सक्रिय रूप से यहाँ पर समीपस्थ और दूरस्थ कुंडलित नलिका के अंदर नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल में डाला जाता है। ये कौन कौन से हैं? यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन, पोटेशियम,
हाइड्रोजन आयन यानी एसिडिक मटेरियल, हाइड्रोजन उसका एसिड वाला भाग, अमोनिया गैस जो अमोनियम के रूप में NH4 के रूप में यहाँ दिखा रखी है उनको। अब और भी कौन कौन से पदार्थ है उसके लिए देखें आप। ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या है? ट्यूबुलर सिक्रेशन ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कौन सी? जो रक्त केशिकाएं नेफ्रॉन ट्यूब्यूल के चारों ओर होती हैं, उनके माध्यम उनसे पदार्थ का निकल कर रेनल ट्यूबुलर लुमेन यानी नेफ्रॉन की ल्यूमेन में आ जाना, यानी वृक्क की गुहा में रक्त की जो केशिका है पेरीट्यूबुलर, उनसे निकलकर नेफ्रॉन की ल्यूमेन में पदार्थों का स्थानांतरण, ये कहलाता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। यह सामान्यतः एक्टिव ट्रांसपोर्ट और कुछ चीज़ों का पैसिवली डिफ्यूजन के माध्यम से होता है, जैसे यूरिया की कुछ मात्रा का भी पैसिवली डिफ्यूजन होता है। कहाँ? ल्यूमेन के अंदर। तो रेनल सिक्रेशन अलग है रीएब्जॉर्प्शन से। क्यों? क्योंकि वहाँ तो अवशोषित किया जाता है, यहाँ पर ल्यूमेन में डाला जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग सब्सटेंस, फिल्टर करना और साफ करना सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से हटाना। जबकि रादर देन रिटेनिंग, उनको शरीर के अंदर मेंटेन करना, बनाए रखने से तुलना में निकालना। अवशोषण में उल्टा था, अवशोषण में क्या होता है? शरीर में बनाए रखना, इसलिए वापस अवशोषण करता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है आयोनिक और एसिड बैलेंस को मेंटेन, यहाँ पे डायग्राम ऊपर आ गया है, मैं ढंग से नहीं कर पाया स्लाइड को, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इस प्रकार से उत्सर्जन द्वारा शरीर के अंदर आयनिक और एसिड बैलेंस को मेंटेन किया जाता है। कौन कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं? देखिए, पोटेशियम, हाइड्रोजन, अमोनिया, क्रिएटिनिन, यूरिया, कुछ हार्मोन, ड्रग्स जैसे पेनिसिलिन, दवाइयाँ भी होती हैं, एंटीबायोटिक्स। आपने देखा होगा कि आप जब दवाइयाँ ज़्यादा लेते हैं एंटीबायोटिक्स, तो वो यूरिन के अंदर अजीब सी स्मेल आती है, तो वह एक्टिवली ट्यूबुलर सिक्रेशन का परिणाम है, जिसके कारण यूरिन के अंदर वो आ पाती हैं। तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच, अच्छे से समझें। थैंक यू।